Okay, class. Today we are going to study jurisprudence and we are going to cover the topic justice. Okay, what is meant by justice? According to Plato, justice is viewed as a just and harmonious state as where every individual fulfilled his duty. इसका मतलब सिंपल है कि एक जस्ट सोसाइटी वो होगी जहाँ पे हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी पूरी करेगा और अपनी ड्यूटी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा। एरिस्टोटल कहता है कि ये जस्टिस वहां होगी जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और रिसोर्सेज मेरिट पे और कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड होंगे, जहां पे जिसके द्वारा इक्वलिटी और प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी। तो हम दोनों की डेफिनेशन प्लाटो और एरिस्टोटल के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जस्टिस का मतलब ये होता है जहां हर कोई अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे और उसके अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड मिले। जस्टिस एक सेंट्रल फोर्स है हर सोसाइटी के लिए और ये बहुत नेसेसरी है ऑर्डर और हार्मनी एक स्टेट के अंदर मेंटेन करने के लिए। देखिए, हम इसे ऐसे समझते हैं, जब कानून व्यवस्था नहीं थी, हम प्रिमिटिव सोसाइटी, यानी प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, आदि मानव का कुल का युग था, जहाँ आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको मारूंगा, वहां पर कभी भी जस्टिस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ स्ट्रॉन्ग चलता है। आज की सोसाइटी में अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप कानून व्यवस्था के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, और वो कार्रवाई करते हैं। इसीलिए समाज में जस्टिस बहुत होना जस्टिस होने के लिए समाज में कानून व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। और जस्टिस होगी सोसाइटी में, सोसाइटी बैलेंस रह के चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? सेलमेंट कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस implies द मेंटेनेंस ऑफ राइट विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय सिविलाइज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजेंस एंड वायलेंट सेल्फ हेल्प। देखिए, जो आपको बात पहले समझाई थी, सेलमेंट वही कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कोई स्टेट या कोई अथॉरिटी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को कंट्रोल कर रही है, एक सिविलाइज सब्स्टिट्यूट दे रही है प्रिमिटिव प्रैक्टिस की जगह। यानी कि प्रिमिटिव प्रैक्टिस का मतलब माइट इज राइट, जो जिसका बल चलेगा वो करेगा। आज के दौर में ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो इसका बल चलता है वो अपनी मर्जी नहीं करता। अगर मर्जी करता है तो कानून प्रशासन आके उसे सुधारता है। इसके हम तीन भागों में से बांट कर हम समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइज द मेंटेनेंस ऑफ राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस का सिंपल मतलब ये है कि हमारा राइट मेंटेन होना चाहिए। जस्टिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ राइट बाय अ सिविलाइज्ड अथॉरिटी। जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो राइट और फेयर है उसे अपहोल्ड करे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व इंस्टीट्यूट लाइक कोर्ट, लॉ, प्रोसीजर, ठीक है, विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब है एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जैसे कि आज की डेट में हम रह रहे हैं। आज से कई युग पहले ऐसा नहीं था, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसा कि थॉमस हॉब्स भी कहते हैं कि पहले अपनी लेवियाथन के आने के बाद ही सब कुछ कंट्रोल में आया। लेवियाथन से पहले सब माइट इज राइट था, वहां पे अराजकता फैली हुई थी। अराजकता का मतलब अनार्की, कोई भी कुछ भी कर सकता था। बाय अ सिविलाइज सब्स्टिट्यूट। सिविलाइज सब्स्टिट्यूट का मतलब कि लोग, हम आपको कोई चांटा मारे आप उसे चांटा मारे, इसका मतलब ये हो गया कि न्याय अपने हाथों में ले लेना, कानून अपने हाथों में लेके अपने लिए फैसला खुद कर लेना। ये सिविलाइज सोसाइटी ऐसे काम नहीं करती। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, आप पुलिस में जाएंगे, एफआईआर कराएंगे या कोर्ट में जाएंगे। और सिविलाइज सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है, कोर्ट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं फॉर प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजेंस एंड वायलेंट सेल्फ हेल्प। बाय सिविलाइज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजेंस एंड वायलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लॉलेसनेस सोसाइटी में थी, कोई भी कुछ भी माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट चलता था, पर इसको होल्ड कर कर एक सिविलाइज सोसाइटी आई जिसने कानून व्यवस्था के द्वारा सब कुछ तरीके से करना शुरू कर दिया। अगर कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, अराजकता अनार्की फैल जाए, तो इससे क्या होगा? केओस हो जाएगा, फियर्स होंगे, एंडलेस साइकिल ऑफ रिटेलिएशन होंगे। मतलब आप मुझे मारेंगे, मैं आपको मारूंगा, और इससे एक दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए कानून व्यवस्था का होना बहुत ही अनिवार्य है आज के समाज में। हॉब्स कहते हैं, विदाउट अ कॉमन पावर टू कीप देम ऑल इन ऑइव, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू लिव इन अ सोसाइटी। इससे आप सिंपल ये समझिए, हाउस क्या कहना चाह रहे हैं? हाउस ये कहना चाह रहे हैं, अगर प्रिमिटिव सोसाइटी होगी जहां पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसका बल चलता है वो अपनी बात मनवा लेता है,
तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं कमजोर हूं, एक दिन मैं बलवान हो जाऊंगा तो मैं उस बलवान को मार दूंगा। इससे एंड में यही होगा कि सब मर जाएंगे। इससे बचने के लिए कानून व्यवस्था का होना, जस्टिस का होना, न्याय का होना बहुत जरूरी है। न्याय हमें कौन देगा? न्याय हमें कानून व्यवस्था देगी। काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस का मतलब ये होता है, वो सिविल उनके लिए जो सिविल लॉ है। सिविल लॉ भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सैंक्शनिंग और रेमेडियल राइट। प्राइमरी राइट वो होते हैं जिनके लिए जो exist as such do not have their source in some wrong. Sanctioning or remedial rights are those which come into existence after violation of primary right. प्राइमरी राइट वो होते हैं जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी एक प्राइमरी राइट है। सपोज करो एलिस के पास एक घर है, उस वो हर राइट टू प्रॉपर्टी यानी उसको घर ओन करना उसका प्राइवेटी राइट है, ये लॉ के द्वारा दिया गया है। इवन इफ नो वन इज हैड डन एनीथिंग रॉन्ग। मतलब यही है कि अगर मैं मेरा राइट तब भी एग्जिस्ट करेगा किसी ने मेरे साथ रॉन्ग नहीं करा। बट अगर कोई आके मेरे घर पे कब्जा करने की कोशिश करता है, इलीगल एंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है, तो वो सेकेंडरी राइट हो जाएगा। सेकेंडरी राइट हो जाएगा यानी कि कोई क्रिमिनल कोई रॉन्ग करा गया मेरे साथ। प्राइमरी राइट वो है जो एज इफ मेरे लिए एग्जिस्ट करता है बिना किसी रॉन्ग हुए द्वारा। और सेकेंडरी राइट वो होता है जो मेरे साथ कोई रॉन्ग हो गया वो तब एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सेकेंडरी राइट मतलब वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बॉब आकर एलिस के लैंड पर डैमेज करता है या ट्रेसपास करता है तो वो हो गया सेकेंडरी राइट। सैंक्शनिंग राइट। एलिस हैज नाउ हैज अ राइट टू फाइल अ कॉस केस इन अ कोर्ट टू क्लेम damages from Bob or to get a legal order to stop him from entering her land again। ठीक है, सैंक्शनिंग राइट का मतलब ये हो गया कि मैं कोर्ट से सैंक्शन ले लूंगा इस कार्य को करने की या ना करने की, जैसे हम स्टे लेते हैं किसी कोर्ट प्रॉपर्टी पर। ये हो गया सैंक्शनिंग राइट का एग्जांपल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस पर्सन ने क्राइम करा है उसको उसकी सजा दी जाए। इसके लिए हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स है। क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या होता है, पहले हम जाके सबसे पहले हम पुलिस के पास एफआईआर कराते हैं, उसके बाद कोर्ट में केस जाता है और वहां पे उसका ऑफेंस चार्ज किया जाता है। उसके बाद उसे गिल्टी प्रूव करके उसे इम्प्रिजनमेंट या कोई और पनिशमेंट एज मेंशन्ड बाय लॉ दी जाती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स आफ्टर प्रूविंग दैट ऑफेंडर इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस charged towards him, the punishment of imprisonment as prescribed by criminal law. A convicted person is awarded physical pain। मतलब अगर मैंने किसी का मर्डर करा या तो मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या मुझे फांसी की सजा होगी। तो मुझे फिजिकल पेन तो मिल ही रहा है। फिजिकल पेन कैसे मिल रहा है? अगर मेरे को कन्फाइन करके रखा जा रहा है जेल के अंदर तो मेरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जा रहा है। किस लिए रोका जा रहा है? क्योंकि मैंने किसी का मर्डर किया। एंड्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस क्या होते हैं? पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज टू पनिश द रॉन्गडूअर। He is punished by the state. The question arises for consideration as to what is the purpose of punishment or the criminal justice. From very ancient time, a number of theories may be broadly divided into two classes. The view of one class of theories is that the welfare of the state and society। मतलब एक थ्योरी जो एशियन टाइम से चलती आ रही है वो ये कहती है कि वेलफेयर होना चाहिए हर एक का। और दूसरी थ्योरी ये है कि जो जिसने क्राइम करा उसके ऊपर पनिशमेंट दी जाए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ओरिजिन कहां से हुआ। देखिए जैसे जैसे समाज डेवलप होता गया वैसे वैसे जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। प्रिमिटिव सोसाइटी में यानी कि आदि मानव के युग में जो जिसको सही लगता था वो करता था। पर जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स आए, राजा महाराजा आए, उन्होंने कानून व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। आइए समझने की कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ। The administration of justice in modern civilized society has evolved through stages. In the early stage, when society was primitive and private vengeance and self-help were the only remedies available to the wronged person against the wrongdoer, he could not get his wrong redressed with the help of friends or relatives. The second stage was of development of society characterized by state coming into existence.
देखिए, प्रिमिटिव सोसाइटी के दो दौर में हम बांट सकते हैं रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। प्राइमिटिव सोसाइटी में मेरे साथ कोई रोग होता था तो मैं अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को इकट्ठा करके अपना बदला ले लेता था। पर जैसे ही स्टेट डेवलप हो जाता है सब कुछ बदल जाता है। क्यों? स्टेट आके कानून व्यवस्था लाता है, प्रॉपर लॉस बनाता है, कौन से क्राइम के लिए कौन सी पनिशमेंट है। प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता था, अगर आपने मुझे थप्पड़ भी मारा और मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। पर आज के दौर में ऐसा नहीं होता। आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके ऊपर हर्ट का चार्ज लगा के आपको 6 महीने साल के लिए जेल में बंद करवा सकता हूँ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सोसाइटी डेवलप हुई, स्टेट डेवलप हुई, स्टेट के आने से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। In course of time, the state exerted its authority and took upon itself the responsibility of administrating justice and punishing the wrongdoer using its force whenever necessary। देखिए, जैसे स्टेट डेवलप होती गई, स्टेट को, राजा महाराजाओं को, स्टेट को, कानून को, प्रशासन को ये समझ में आया कि अगर सोसाइटी को कंट्रोल में रखना है तो हमें रॉन्ग डूअर को पनिश करने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स भी लगानी पड़ेगी। देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हमारा इंडियन कानून इजाजत देता है फांसी की सजा की, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट की इजाजत देता है। पर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि आपने पॉकेट मारा और आपको फांसी की सजा हो जाएगी। पहले के टाइम में इंग्लैंड में ऐसा होता था, उस पर हम आगे जाएंगे, वो क्या कहानी है। बट समझने की कोशिश करिए कि समाज और स्टेट के डेवलप होने से कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस डेवलप हुआ कि क्या न्याय है, क्या न्याय नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में नेचर ऑफ रॉन्ग क्या होता है? प्राइवेट रॉन्ग होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट। और पब्लिक और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक पब्लिक रॉन्ग होता है, जैसे थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट, डकैती, रॉबरी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पार्टीज इन्वॉल्व होती है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल, जैसे कि प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पार्टीज इन्वॉल्व होती है स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, यानी कि प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज, क्योंकि कोई भी क्राइम होता है अगेंस्ट द स्टेट होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है एनफोर्स राइट्स एंड प्रोवाइड कंपनसेशन। और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या राइट है, क्या ऑब्जेक्टिव है? पनिश करना ऑफेंडर को और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। इसको एज अ क्रक्स वी कैन से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेमेडी प्रोवाइड करता है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पनिशमेंट देता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में मॉनेटरी कंपनसेशन, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रिलीफ वगैरह प्रोवाइडेड है। और पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, डेथ, ये सब क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्लेंटिफ पे होता है, बट बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में प्रोसिक्यूशन में होता है। इसमें एक कैच है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में नॉर्मली प्रोसिक्यूशन के ऊपर है ऑफेंडर का क्राइम प्रूव करना, बट इन केस ऑफ रेप और अदर सेक्सुअल assaults against women, the burden of proof his innocence lies on the accused। प्रोसीजर सिविल का फ्लेक्सिबल और लेस फॉर्मल है, और ये कहने की बात है, ऐसा नहीं है। सिविल प्रोसीजर कोड बहुत ज्यादा टेक्निकल है। और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत फॉर्मल स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है, जैसे कि सीआरपीसी, भारतीय नागरिक न्याय संहिता। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिविल रॉन्ग के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डाइवोर्स केसेस। और क्रिमिनल रॉन्ग के मर्डर, रॉबरी, रेप, करप्शन। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ते हैं। पहली थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी। सेलमेंट कहते हैं पनिशमेंट इज बिफोर ऑल थिंग्स deterrent, and the chief end of law of crime is to make the evil doer an example and a warning to all the like minded with him। मतलब सेलमेंट कह रहे हैं पनिशमेंट हमें इसलिए देनी चाहिए ताकि एक जो रॉन्ग डूअर है, एक ऑफेंडर है, उसको एग्जाम्पल बनाया जाए और समाज में उसके जैसे और
गैर सामाजिक असामाजिक तत्व हैं जो वो क्राइम करने से डरे। लॉ कहता है Locke is also of the opinion that commission of every offense should be made a bad bargain for the offender। मतलब उसके जैसे कई लाइक माइंडेड लोगों के लिए बैड बार्गेन, यानी कि वो कोई क्राइम करने से हजार बार सोचें। पर आप सारे जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को सजा भी मिलती है और आज की सोसाइटी में क्राइम बढ़ता भी जा रहा है। डेटरेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग पनिश crime must be made a bargain for the offender. The object is not only to prevent the wrongdoer from doing a wrong second time, but also to make him an example to other person who have criminal tendencies. A judge once said, I don't punish you for stealing the sheep, but so that sheep may not be stolen again। देखिए वो उस समय की मेंटेलिटी जताता है एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। एक जज का ये कथन है कि मैं तुम्हें इसलिए पनिश नहीं कर रहा कि तुमने बकरी चुराई, मैं इसलिए तुम्हें पनिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी कोई बकरी ना चुराए। और पैटर्न एक महान ज्यूरिस्ट हुए हैं जो कहते हैं डेटरेंट थ्योरी emphasizes the necessity of protecting the society by so treating the prisoner that others will be deterred from breaking the law। देखिए डेटरेंट थ्योरी का सिंपल मीनिंग पैटर्न की भाषा में समझे तो ये है कि किसी ऑफेंडर को पनिशमेंट इसलिए नहीं दी जा रही कि उसने रॉन्ग करा है, बल्कि इसलिए दी जा रही है कि आगे फ्यूचर में कोई रॉन्ग ना करे। इसके कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं। डेटरेंट थ्योरी के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इनफेक्टिव हुई है चेकिंग क्राइम में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे पिक पॉकेटिंग यानी कि पॉकेट मारने की जो केसेस थे बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इसको देखते हुए क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर दिया कि फांसी दी जाएगी पॉकेट मारों को। पर हंसी की बात यह है, व्यंग की बात यह है कि जिस तमाशे को देखने यानी कि जिस पिक पॉकेटियर को की फांसी को देखने लोग आते थे, वहीं पे दूसरे पिक पॉकेटियर उसी वक्त पर दूसरे लोगों की पॉकेट मार रहे होते थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि डेटरेंट थ्योरी इतनी कामयाब नहीं रही। तो फिर कौन सी थ्योरी है, आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट है प्रिवेंट करना ऑफेंडर को फर्दर क्राइम करने के लिए, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, डेथ, एग्जाइल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि आजकल चल रहा है कि जो हैबिचुअल एनडीपीएस के अंदर ऑफेंडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को फॉरफीच किया जा रहा है। ऐसा बाय पुटिंग द ऑफेंडर इन जेल, या तो उसे जेल में डाल देना। एज पैटर्न सेज preventive theory of punishment concentrates on the prisoner but seeks to prevent him from offending again in the future. Death penalty and serving exile serves the purpose of disabling the offender। बट ऐसा नहीं हम कह सकते। अगर ऐसे हम उठा उठा के हर एक को जेल में डालते रहेंगे बिना उसके सर्कमस्टांसेस को जाने, देखिए कोई इंसान बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता। कोई भी क्रिमिनल क्यों बनता है, उसे समाज का पूरा योगदान होता है उसे क्रिमिनल बनाने में। अगर उठा उठा के हम हर एक को जेल में डालते जाएंगे तो हिंदुस्तान की जेलों के हालात तो पहले ही बहुत बुरे हैं, बद से बदतर होते जाएंगे। क्रिटिसिज्म देखते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी के। इमैनुअल कांत कहते हैं कि प्रिवेंटिव थ्योरी एक इंसान को इंसान की तरह नहीं देखती है, एक चीज की तरह, एक वस्तु की तरह देखती है। According to Immanuel Kant, a renowned philosopher, says that this theory treats man as a thing, not as a person, as means, not as an end in himself। For example, the treatment given by the British authority to our freedom fighter prove this point। देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बहुत सारा जुल्म ढाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो उनको एक एक्सपेरिमेंट, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे अलग अलग तरह के। या आप एग्जांपल ले लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज और नाजी, जो कि अपने आप में एक बहुत क्रूर रिजाइम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सपेरिमेंट करे अलग अलग तरह के, जिनके बारे में आपको जानना हो तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। कंपैरिजन करते हैं डेटरेंट और प्रिवेंटिव थ्योरी में। डेटरेंट थ्योरी का
ऑब्जेक्टिव होता है डेटर करना, यानी कि डिस्करेज करना ऑफेंडर को फर्दर क्राइम करने से। प्रिवेंटिव थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है कि ऑफेंडर को प्रिवेंट करना क्राइम करने से। दोनों का एम एक ही है, रिड्यूस करना क्राइम को। मेथड ऑफ कंट्रोल क्या है डेटरेंट थ्योरी का? यूजेस फियर ऑफ पनिशमेंट एज अ टूल। और प्रिवेंटिव थ्योरी फिजिकल रिस्ट्रेन और इनकैपेसिटेट्स द ऑफेंडर। इन दोनों में सिमिलरिटी ये हो सकती है कि दोनों में स्टेट सेंक्शनिंग पनिशमेंट मैकेनिज्म होता है। और डेटरेंट थ्योरी का फोकस होता है क्रिएटिंग फेयर इन द सोसाइटी टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम। और प्रिवेंटिव थ्योरी का फोकस होता है कि ऑफेंडर को इनकेपेबल कर दें हम क्राइम करने से। और सिमिलरिटी ये हो सकती है, दोनों का फोकस है फ्यूचर क्राइम को प्रिवेंट करना। टाइप ऑफ पनिशमेंट, सिवियर पनिशमेंट, जैसे कि डेटरेंट थ्योरी डेथ पेनल्टी लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट देती है। और ऐसी प्रिवेंटिव थ्योरी में भी सिवियर पनिशमेंट्स होते हैं, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, लाइफ सेंटेंस और कन्फाइनमेंट। इफेक्ट ऑन सोसाइटी है, जो डेटरेंट थ्योरी है एक वार्निंग की तरह जनरल पब्लिक में जाती है, और प्रिवेंटिव थ्योरी में एज ऐसा काम करती है कि ऑफेंडर को ही सोसाइटी से हटा देती है। क्रिटिसिज्म हम के कह सकते हैं डेटरेंट थ्योरी का, ये बहुत ज्यादा हार्श होती है। और प्रिवेंटिव थ्योरी का हम ये कह सकते हैं कि ये रिफॉर्म पे फोकस नहीं कर रही। आइए नेक्स्ट स्लाइड में रेट्रिब्यूटिव थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का मतलब क्या है? एन आई फॉर एन आई। अब इस कथन को पूरा कर देते हैं महात्मा गांधी के कथन से, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। जी हाँ, अगर हम रेट्रिब्यूटिव थ्योरी की बात करें, evil should be returned for evil without any regard for its consequence. This theory is based on the rule of natural justice, which is expressed by the maxim an eye for an eye. The theory therefore emphasizes must outweigh the pleasure derived by him from his criminal act. यानी कि किसी ऑफेंडर ने कोई क्राइम करा है, उसको वो क्राइम करके जो प्लेजर मिला उसके ऊपर पेन उस प्लेजर से ज्यादा होनी चाहिए। The retributive theory suggests that punishment is an expression of society disapprobation for the offender's criminal act. मतलब ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जो हमने करा ऑफेंडर के साथ, हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा प्रकट करता है ऑफेंडर के प्रति। सर वॉल्टर मोबर्ली कहते हैं, ड्रामा ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड इट्स रेट्रिब्यूशन हैज इंडीड बीन एन अनएंडिंग फैसिनेशन फॉर द ह्यूमन माइंड। यानी कि कुछ गलत होना, उस गलत का बदला लेना सर वॉल्टर मॉबली के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी फैसिनेशन रही है इंसानों के लिए। He further suggests that retributive punishment serves to express and satisfy righteous indignation with which a healthy-minded community regards transgression as an anti-social behavior. वो फर्दर ये कहते हैं कि रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट देने से सोसाइटी एक तरह का रोष प्रकट करती है एंटी सोशल बिहेवियर के अगेंस्ट। It is, however, questionable whether retribution can be justified on the ground of social policy. Theory of retribution owes its origin in the crude animal instinct of individual or group to retaliate when hurt, and therefore this approach to offender is vindicative and out of tune with the modern reformative concept of punishment. देखिए, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के ओरिजिन इंसान के बेसिक बिहेवियर से हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आपके मन में ये आता है मैं भी इसे हर्ट करूं, यानी मैं इससे बदला लूं। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है बदला लेना। इससे ही रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का ओरिजिन हुआ। बट ये सब चीजें मॉडर्न सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। Salmond is of the opinion that the retributive purpose of punishment consists in avenging the wrong done by the criminal to society. A crime is not aimed merely at the sufferer, it is an affront to community itself which should avenge the wrong and see the retribution overtakes the wrongdoer. इसके criticism है, critics point out that punishment in itself is not a remedy for mischief committed by the offender, it merely aggravates the mischief. Punishment in itself is an evil and can be justified only on the ground that its doing yield better results. Revenge is wild justice. Retribution is only a subsidiary purpose served by punishment. देखिए,
क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पनिशमेंट देने से क्राइम कम नहीं होगा, बल्कि क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी के साथ किसी ने, आप इसे ऐसे समझने के एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। सोहन के पिताजी बीमार हैं। सोहन को दवाई के लिए 10 रुपए की जरूरत है और उसके पास 10 रुपए भी नहीं है। वो 10 रुपए की चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और समाज मिलकर उसे पनिशमेंट देता है, उसे पीटता है, मारता है, गालियां देता है। बट क्या इससे सोहन की जरूरत पूरी हुई, या सोहन फर्दर क्राइम नहीं करेगा? सोहन फर्दर क्राइम करेगा क्योंकि सोहन की जरूरत नहीं पूरी हुई। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है, एक क्रिमिनल को रिफॉर्म करने पे फोकस करती है। हैज महात्मा गांधी सेड, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो इसी बात पे रिफॉर्मेटिव थ्योरी बेस्ड है कि हमें क्रिमिनल को रिफॉर्म करना है और उसकी हेल्प करनी है क्राइम के रास्ते को, गलत रास्ते को छोड़कर सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने में। द रिफॉर्मेटिव थ्योरी of punishment emphasizes on reformation of offenders through the method of individualization. It is based on the humanistic principle that when an offender commits crime, he does not cease to be a human being. यानी कोई अगर किसी ऑफेंडर ने कोई क्राइम किया है तो वो मानव होने से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानव नहीं है। Therefore, an effort should be made to reform him during the period of his incarceration. मतलब जिस समय में उसकी पनिशमेंट चल रही है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करी जानी चाहिए। जैसे कि जेल में काम या कोई स्किल सिखा देना, पढ़ाई करने की अनुमति देना जेल के अंदर, ताकि वो जेल से बाहर जाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। While awarding the punishment, the judge must take into consideration the age and character of the offender, his antecedents, and also the circumstances under which he committed the criminal act. Thus, as opposed to deterrent theory, the reformative theory aims at socialization of offender so that the factors which motivated him to commit the crime are eliminated and he gets a chance of leading a normal life in the society. The theory is based on the principle hate the sin, not the sinner. जैसा कि महात्मा गांधी कहते हैं, It must not be. It must be noted that reformative theory shows a departure from earlier theories and seeks to bring about a positive change in the attitude of offenders so as to rehabilitate him as a law-abiding member of the society. Thus, punishment is used as a measure to reclaim the offender and not to torture him. देखिए, पनिशमेंट रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहता है कि हम किसी को पनिशमेंट इसलिए नहीं दे रहे कि उसे उसकी क्राइम की सजा देनी है, बल्कि पनिशमेंट उसे इसलिए दी जा रही है ताकि वो रिफ्लेक्ट कर पाए कि उससे जो गलतियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं, और अपने आप को सुधार कर जेल से जब बाहर जाए एक सुधरा हुआ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के समाज में अपना जीवन अच्छे से, खुशहाली से लॉ के अंदर रहते हुए, अवॉइड करते हुए लॉ को व्यतीत कर पाए। इस पे एक टिप्पणी पढ़ते हैं हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इन द केस ऑफ टी के गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। Focusing on the reformative aspect, the honorable court observed the law requires that a criminal should be punished and the punishment prescribed must be meted out to him. But at the same time, reform of the criminal to various purposes, despite he having committed a crime, should entitle him to all basic rights, human dignity, and human sympathy. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टी के गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये कहते हैं कि अगर किसी ऑफेंडर ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसे सजा तो मिलेगी जो कि कानून में लिखी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रिमिनल को रिफॉर्म नहीं करना या उसको उसके बेसिक ह्यूमन राइट, ह्यूमन डिग्निटी या उसके प्रति सिंपैथी नहीं रखनी। देखिए, हम कोई क्रिमिनल होता है, वो क्रिमिनल को हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो समाज का एक बीमार हिस्सा है। हम बीमारों के प्रति नफरत नहीं बल्कि दया प्रतीत करते हैं। इसके क्रिटिसिज्म भी है सेलमेंट के द्वारा। सेलमेंट
तीन ऑब्जेक्शंस रेज करता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अगेंस्ट। फर्स्ट, if criminals are sent to prison in order to be transformed into good citizens, prison will be turned into dwelling house for too comfortable to serve as any effectual deterrent to such class of person। देखिए, ऐसा भी ये भी सच है कि कुछ लोग इसलिए छोटे मोटे क्राइम करते हैं ताकि वो 6 महीने साल जेल में काट सकें और एक दो वक्त की रोटी आसानी से उन्हें मिल सके। ये एक सच्चाई है हमारे समाज की। कुछ लोग इसलिए छोटे मोटे क्राइम करके बार बार जेल जाते हैं कि वो दिन के 2 टाइम के खाने को सिक्योर कर पाए। वो लोग या तो मेहनत नहीं करना चाहते या उन्हें फ्री की आदत पड़ गई है। There are in the world men who are incurably bad and are beyond the reach of reformative influences। देखिए, कुछ समाज में ऐसे भी तथ्य या लोग हैं जो कि रिफॉर्म के बियॉन्ड है। दे आर बियॉन्ड रिफॉर्म। जैसे कि चार्ल्स शोबराज, अ सीरियल किलर हु कुड नॉट बी रिफॉर्म्ड। उसे पूरी उम्र जेल में ही बितानी पड़ी। और तीसरा सेटलमेंट कहते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे फोकस करेंगे तो क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करने से डरेंगे ही नहीं। आधे से ज्यादा क्राइम सोसाइटी में इसलिए रुक पाते हैं क्योंकि लोग पनिशमेंट से, जेल जाने से डरते हैं। और अब theory of compensation, according to this theory the object of punishment is not only to prevent further crime but to make the offender pay for the crime in form of money and to compensate the victim of the crime। The contention is that mainspring of criminality is the greed and offender is made to return the ill-gotten benefits of the crime, the spring of criminality would dry up। देखिए, ये थ्योरी ये कहती है कि पनिशमेंट देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑफेंडर को क्राइम करने से रोकना नहीं है, बल्कि उसको ऐसी सजा देना है कि जो उसने वो क्राइम कर कर अपना फायदा कराए, उस फायदे को विक्टिम को दिया जाए ताकि विक्टिम का नुकसान की भरपाई हो सके। इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये ओवर सिंप्लीफाई कर रही है मोटिव्स ऑफ क्राइम को। विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज suitable to India? A perfect system of criminal justice cannot be based on any one theory of punishment. Every theory has its own merit and every must be made to take good point of all। The deterrent aspect of punishment must not be ignored, like the focus must also be on the reformation of criminals who can be reformed। देखिए, इंडिया किसी भी समाज में या किसी भी कानून प्रशासन में एक थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पूरी तरह से नहीं रन करती। हमें कुछ थ्योरीज के मिक्सचर को समझना होगा इंडिया में क्या सूटेबल है। देखिए, रिफॉर्मेटिव थ्योरी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू मी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉ अबाइडिंग सिटीजन में बनाना ऑफेंडर को। डेटरेंट थ्योरी हम इसको पार्शली अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में ताकि प्रिवेंट करा जा सके क्राइम को फर्दर ऑफेंडर का एग्जांपल बना के। जैसे कि स्ट्रिक्ट सीरियस क्राइम लाइक रेप एंड टेररिज्म हमें कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, जैसा कि निर्भया के केस में दिया गया, जो कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम था जिसके डेटरेंट बनाया गया ऑफेंडर को। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का लिमिटेड यूज हो सकता है क्योंकि रिवेंज या पेबैक क्राइम का हम ले सकते हैं, जैसे कि सोशल डिमांड हो हीनियस क्राइम्स के लिए, जैसे कि पॉपुलर सेंटिमेंट हो देश का, जैसे कि कोई एस्पनाज का केस हो और पॉपुलर सेंटिमेंट है देश का, देशभक्ति का सेंटिमेंट आम जनता का ये कह रहा है कि उस स्पाई को फांसी की सजा देनी चाहिए, तो हमारी कोर्ट हिचकिचाएंगी नहीं वो देने में। कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग फेवर में हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। द कैपिटल पनिशमेंट हैज नॉट सर्व्ड its deterrent object। To take an example, in certain state of USA where death penalty is abolished, there are few cases of serious crime, and then in those states where capital punishment is retained।
देखिए यूएस जो है एक फेडरल स्टेट है, वहां पे हर स्टेट का अपना क्राइम है। तो यूएस की कुछ स्टेट्स के अंडर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता, और एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्टेट यूएस स्टेट में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा रहा, वहां पर सीरियस क्राइम कम हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स वेयर कैपिटल पनिशमेंट वाज अवॉर्डेड। Professor Henting says that no right-thinking man can claim that a law of evidence and the law of procedure are foolproof and always lead us to truth। देखिए प्रोफेसर हेंटिंग जो बात कह रहे हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए। हमारा इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा भारतीय नागरिक न्याय संहिता या भारतीय न्याय संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उससे पहले सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को हम इतना फुल प्रूफ नहीं कह सकते कि किसी इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जाए। वी ऑल नो दी फेमस केस ऑफ हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पे कि एक रिट पिटीशन दायर करी गई अंडर ट्रायल्स को लेकर। देयर वर प्लेंटी फॉर अंडर ट्रायल्स हु हैव स्पेंट देयर मोर देन देयर हाफ ऑफ लाइफ इन द जेल अवेटिंग ट्रायल। क्या आप इसे न्याय कहेंगे? प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। Arguments in favor of capital punishment. There are some offenders who are not only incorrigible but who are immensely dangerous to society. Sorry, dangerous to society. I will make a correction here. Who are immensely dangerous to society. There is no reason why society should be burdened with maintaining such people. If it is to be noted that punishment by state is a substitute for private revenge, and if a murderer is not punished with the death, it is quite possible that other relatives of the victim might murder the murderer, and thus a chain of murder might set in। देखिए आर्ग्यूमेंट जो फेवर में है कैपिटल पनिशमेंट के, हम दो दो देते हैं आपको। पहला ये है कि कुछ लोग बियॉन्ड रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म ही नहीं हो सकते। जैसे कि कसाब का केस, अगर हम बात करते हैं कि कसाब को हम रिफॉर्म करेंगे, उसे टेररिज्म से दूर कर कर उसे नॉर्मल सोसाइटी में लाने के लिए रहने लायक बना देंगे, तो ये सिंपली वेस्टेज ऑफ आवर रिसोर्सेज होता है। सिमिलरली अगर डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिश्तेदार दोस्त जो हैं विक्टिम के, वो अपने हाथों में चीजें ले लें और खुद मर्डर करते हैं, और एक मर्डर होगा तो अनेक मर्डर और होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स, and do hit the if you like the video, please do hit the like button, comment down your comments and opinions about the video, and subscribe the channel please।